हेलो। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो हम लोग पहले एक मोटिवेशनल जो लाइन है उसके साथ शुरुआत करेंगे कि कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता। कि कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था इतिहास के बारे में। इतिहास इतिहास क्या है? इतिहास वह दर्पण है जिसके माध्यम से मानव जिसके माध्यम से मानव जिसके माध्यम से मानव अपने अतीत के द्वारा अपने वर्तमान को समझता है और अपने भविष्य की दिशा का निर्माण करता है। उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास तीन प्रकार का होता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हमने प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा था कि प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमने देखा था कि दो प्रकार के होते हैं, एक विदेशी साहित्य और एक देसी साहित्य। देसी साहित्य की बात की जाए तो देसी साहित्य में देसी साहित्य भी दो प्रकार का था। एक तो था धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य वह होता है जो जिसे धर्म में विश्वास है, और लौकिक साहित्य वह साहित्य होता है जिसे धर्म में विश्वास नहीं है। अब धार्मिक साहित्य में हमने पढ़ा ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसके आगे हमने बौद्ध साहित्य पढ़ा, इसके बाद हमने लौकिक साहित्य पढ़ा। ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा। अब हम शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में शुरू से। ठीक, तो प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो प्राचीन इतिहास तीन प्रकार का होता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राचीन इतिहास तीन प्रकार का होता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का अगर हम कालखंड की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल का कालखंड है 25 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन ये जो प्राग ऐतिहासिक काल का जो कालखंड है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। अब हम आएंगे आद्य ऐतिहासिक काल का जो कालखंड है उसको देखेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल का जो कालखंड है वो है 2600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। कब तक है? 2600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक, अब हम आगे आएंगे ऐतिहासिक काल का जो कालखंड है इसको देखेंगे। तो ऐतिहासिक काल का जो कालखंड है वो है 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ, मतलब 1500 ईसा पूर्व से शुरुआत हो जाता है ऐतिहासिक काल का कालखंड। प्रागैतिहासिक काल अगर हम देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल में तो कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। जब कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे तो इसका साक्ष्य हमें साहित्यिक स्रोत के माध्यम से नहीं पता चलेगा, हमें पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से पता चलेगा। वास्तविक बात है। और जब हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है और जब हमें पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से इसके बारे में पता चलता है तो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत जैसे कि औजार, गुफा चित्र इत्यादि के माध्यम से हमें इसके बारे में पता चलता है। ठीक, अब हम आगे आते हैं। अब हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। जब हमने इसका देखा, प्राचीन इतिहास को हमने तीन कालखंडों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके बारे में हमने देखी है। अब हम आते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल का जो वर्गीकरण है वह दो प्रकार का होता है: एक तो पाषाण युग और एक ताम्र पाषाण युग। पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग। पाषाण युग की बात करेंगे तो इसका कालखंड है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। कब तक है? 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, अब हम आएंगे ताम्र पाषाण युग की बात करेंगे। तो ताम्र पाषाण युग का जो कालखंड है वो है 3,000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। ठीक, पाषाण काल का जो कालखंड है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, और ताम्र पाषाण युग का जो कालखंड है वो है 3,000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। गॉट इट? अब हम आएंगे पाषाण युग के पर। तो पाषाण युग की बात की जाए तो पाषाण युग किसे कहते हैं? पाषाण युग वह युग होता है जिसमें मानव पूर्ण रूप से पत्थर के औजारों पर निर्भर हो गया था, जिनमें उनके द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले औजार थे वह पत्थर के थे, वह पाषाण के बने हुए थे। और यह मानव समय का सबसे लंबा कालखंड था। यह ऐतिहासिक काल का सबसे लंबा कालखंड था पाषाण काल। ठीक,
अब हम पाषाण काल की बात करेंगे तो पाषाण काल का भी वर्गीकरण हम देखेंगे। तो पाषाण काल को भी तीन भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कि हम पहला देखेंगे तो पुरा पाषाण युग, पैलियोलिथिक एज। दूसरा हम देखेंगे तो मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक एज। मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक एज। तीसरा हम देखेंगे नव पाषाण युग। तो नव पाषाण युग, न्यूलिथिक एज। पाषाण युग को तीन कालखंडों में बांटा जाता है, पुरा पाषाण युग, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक एज, और तीसरा नव पाषाण युग, न्यूलिथिक एज। ठीक, अब हम पुरा पाषाण युग की जो बात करेंगे तो पुरा पाषाण युग वह युग होता है जो मानव समय का सबसे लंबा कालखंड था, और इसी में मानव जीवन की शुरुआत की थी, जीने की शुरुआत की थी। किसमें? पुरा पाषाण काल में। अब हम देखेंगे तो पुरा पाषाण काल के बारे में हम लोग देखेंगे, पैलियोलिथिक एज के बारे में देखेंगे। तो पैलियोलिथिक एज का जो कालखंड है वो क्या है? तो पैलियोलिथिक एज का जो कालखंड है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। कब तक है? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब हम जानेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा इसकी जानकारी। पहले हम इसको तोड़ेंगे, जैसे कि देखिए पुरा और पाषाण, इसको तोड़ेंगे, इससे हमें इसकी परिभाषा प्राप्त होगी। आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं हम इसके माध्यम से। तो पुरा का क्या अर्थ हुआ? प्राचीन। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन, और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो इसका अर्थ होगा प्राचीन पत्थर का युग। प्राचीन काल में जो पत्थर का युग था, जहां पे पत्थर के जो औजार थे उनका प्रयोग किया जाता था, उसे पूरा पाषाण युग कहा जाता है। मतलब पाषाण काल का जो विभाजन हुआ उसमें से पूरा पाषाण युग कहा जाता है। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज हुआ था। तो इसमें आग की खोज हुई थी, मानव के द्वारा सबसे पहले आग की खोज कब हुई? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। ठीक, और इसमें मानव को, जो आदि मानव है, आदि मानव के रूप में इसमें थे। ठीक, तो हमने अब देखा कि पूरा पाषाण में हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा पाषाण काल। तो हम लोग ने अभी देखा इतिहास के बारे में, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पूरा पाषाण काल। ठीक, तो पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज को देखा जाए तो पैलियोलिथिक एज को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। इसका जो प्रारंभिक पूरा पाषाण काल है, इसका जो कालखंड है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक है। कब तक है? 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। अब हम बात करेंगे मध्य पूरा पाषाण काल की। तो मध्य पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। कब तक है? 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। अब हम देखेंगे उत्तर पूरा पाषाण काल। तो उत्तर पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। कब तक है? 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, जो हम यहाँ देख रहे हैं। अब हम जानेंगे प्रारंभिक जो पूरा पाषाण काल है उसके बारे में कुछ तथ्य। तो प्रारंभिक पूरा पाषाण काल में यहाँ पे सबसे पुराने व बड़े औजार, यहाँ पे सबसे पुराने जो पूरा पाषाण काल के सबसे पुराने जो औजार थे और सबसे बड़े औजार यहाँ से मिले थे। कहाँ से मिले थे? तो प्रारंभिक पूरा पाषाण काल से क्या मिले थे? सबसे पुराने व बड़े औजार, जैसे हाथ कुल्हाड़ी ज्यादातर। और ये जो मतलब कि जो ये सबसे पुराने और बड़े औजार प्राप्त हुए थे, ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका और भारत के दक्षिण क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो दक्षिण अफ्रीका और भारत के दक्षिण क्षेत्रों से, दक्षिण भागों से प्राप्त हुए थे। अब हम देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पूरा पाषाण काल की अवधि थी 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक। और अब देखेंगे कि ये इसमें क्या क्या चीज पाए गए थे। तो इसमें औजारों में थोड़ा सुधार हुआ था। मध्य पूरा पाषाण काल में औजारों में थोड़ा सुधार हुआ था, और इसमें छिलकेदार औजार और नए जानवरों का शिकार हुआ। छिलकेदार औजार का क्या अर्थ होता है? तो छिलकेदार औजार का अर्थ होता है नुकीले हथियार। और जब नुकीले हथियार होंगे तो सभी प्रकार के जानवरों का शिकार करना आसान हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या पाए गए? औजारों में थोड़ा सुधार हुआ, जो मतलब कि प्रारंभिक पूरा पाषाण काल में जो औजार थे उनसे थोड़े आधुनिक तकनीक के इसमें औजार आए,
और थोड़े नुकीले हथियार मतलब औजार आए, जिससे कि शिकार करना और भी ज्यादा आसान हो गया। अब हम देखेंगे उत्तर पूरा पाषाण काल। तो उत्तर पूरा पाषाण काल की क्या विशेषता है? तो उत्तर पूरा पाषाण काल में छोटे परिष्कृत औजार, गुफा चित्रकला जैसे कि भीमबेटका, कुछ धार्मिक संकेत पाए गए। छोटे परिष्कृत औजार का अर्थ होता है कि जो भी मध्य पूरा पाषाण काल में जो औजार प्राप्त हुए थे उनमें कुछ आधुनिक तकनीक हुआ, मतलब कुछ आधुनिक सुधार हुआ, कुछ नए तकनीक के जो औजार थे वो प्राप्त हुए हमें उत्तर पूरा पाषाण काल से। ठीक, और इससे गुफा चित्रकला भी, इसमें जो गुफा चित्रकला है उसका भी प्रमाण मिलता है उत्तर पूरा पाषाण काल से। जैसे कि भीमबेटका की जो गुफा थी उसमें जो पाए गए चित्रकला थे वो हमें प्राप्त होते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल से। और कुछ धार्मिक संकेत जो धार्मिक प्रकार के होते हैं, धार्मिक, वो हमें इससे प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख पुरापाषाण स्थल। तो भारत के प्रमुख पुरापाषाण स्थल में पहला हम देखेंगे भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। और यहाँ की विशेषता क्या थी? तो यहाँ से गुफा चित्र और संस्कृति का अद्भुत प्रमाण प्राप्त हुआ है। यहाँ से गुफा चित्र और संस्कृति का अद्भुत प्रमाण प्राप्त हुआ है। अब हम देखेंगे तो सेकंड क्या है? सोहन घाटी। तो सोहन घाटी कहाँ पे पाया गया? तो सोहन घाटी पाकिस्तान प्रांत में सोहन घाटी स्थित है और यह सबसे पुराना पूरा पाषाण स्थल है। सोहन घाटी सबसे पुराना पूरा पाषाण स्थल है और यहाँ से हाथ कुल्हाड़ी जो है, यहाँ से हाथ कुल्हाड़ी के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोहन घाटी से, जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। अब हम देखेंगे बेलन घाटी। तो बेलन घाटी कहाँ स्थित है? बेलन घाटी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पे शुरुआती शिकार स्थल जो है संग्रह प्राप्त हुआ। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? सोहन घाटी से, बेलन घाटी से। तो यहाँ से शुरुआती शिकार स्थल के जो मतलब प्रमाण मिलते हैं। अब हम देखेंगे आदमगढ़। आदमगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आदमगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यहाँ से गुफा निवास और औजार के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं? यहाँ से गुफा निवास और औजार के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कहाँ से? आदमगढ़ जिले से। अब हम आते हैं सोहन घाटी। सोहन घाटी बिहार का, सोहन घाटी भारत के बिहार प्रांत का सबसे बड़ा, सोहन घाटी नहीं, सोन घाटी, हाँ सोन घाटी। तो सोन घाटी बिहार में सबसे बड़ा पुरापाषाण स्थल है और सबसे प्रमुख पुरापाषाण स्थल में से एक है। यहाँ से यहाँ की क्या क्या विशेषता होती है? तो यहाँ की विशेषता है, यह सबसे महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल है और इसके साथ यहाँ पे हाथ कुल्हाड़ी और छुरा, जो छोटी सी जो हथियार होती है जो हाथ में लेकर के हम लोग उस प्रयोग कर सकते हैं, उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुए? यहाँ सबसे पुराना पूरा पाषाण स्थल है और यहाँ से हाथ कुल्हाड़ी और छुरा के प्रमाण मिलते हैं। तो आज हमने प्राचीन इतिहास के बारे में देखा कि हमने प्राचीन इतिहास को तीन काल खंडों में बांटा गया। फिर हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। उसके बाद हमने देखा कि पाषाण काल में भी हमने देखा पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, प्रारंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण। इसके बाद हमने इसकी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हमने देखा भारत के प्रमुख पूरा पाषाण स्थल। तो आज हम लोगों ने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली, आज हमने इतना कुछ सीख लिया। अब आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा और जो भी त्रुटि आप लोगों को इसमें मतलब प्राप्त होगी वो आप कमेंट के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।